हेलो गाइस, वेलकम टू ITCS वीडियो लेक्चर सीरीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है साइंस मैनेजमेंट एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम। अगर आपने मेरी लास्ट 3 यूनिट्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो यूनिट 4 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है इंसेप्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। मीन्स भारतीय सभ्यता के अंदर भारत के अंदर खगोल विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान कब आया और कैसे आया। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री स्ट्रेचिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न टाइम्स। जो इंडियन ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष विज्ञान जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के आज के टाइम तक चला आ रहा है, जैसा कि आप सब देखते हैं। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन अंडमान्स एंड विच वर 12,000 ईयर्स ओल्ड। जो पहले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि पहले जो ज्योतिष या खगोल विज्ञान से संबंधित चीज़ें जो पाई गई थी वो पाई गई थी अंडमान में, और जो 1200 साल पुरानी है। पैटर्न ऑफ रॉक आर्ट सच एज डबल सन और कंसेंट्रिक सर्कल्स वर depiction of a supernova and a meteor showers respectively witnessed some 7,000 years ago in कश्मीर। कुछ रॉक आर्ट्स फाइंड मिले थे, जैसे कि डबल सन था या कंसेंट्रिक सर्कल्स थे या एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, इस तरीके के डिपिक्शन जो थे वो मिले थे, जिन्होंने ये दिखाया था कि सुपरनोवा जो होता है, सुपरनोवा स्पेस, जो लोग स्पेस साइंस को जानते हैं सुपरनोवा जानते होंगे, सुपरनोवा होता है। और मीटियोर जो होते हैं, जो ऊपर से हम कहते हैं ना तारे टूटते हुए गिर रहे हैं, जो उल्का पिंड गिरते हैं, उनको मीटियोर्स बोलते हैं। तो उनको डिपिक्ट किया गया था। खगोल विज्ञान क्या है? खगोल विज्ञान है जो विज्ञान अर्थ और अर्थ से बाहर की चीज़ें जो भी है, स्पेस के अंदर जो भी हो रहा है उससे संबंधित जो विज्ञान है उसको खगोल विज्ञान बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें मिली थी जो कि कश्मीर में मिली थी, जो 7,000 साल पुरानी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग भी खगोल विज्ञान को अच्छी तरह से जानते थे। रिंग स्टोन्स फाउंड एट मोहनजोदारो फ्रॉम 2600 to 900 BCE, which exhibits rows of small drained holes, have been interpreted as calendrical devices keeping track of sunrise। कुछ रिंग स्टोन्स मिले थे मोहनजोदारो के अंदर, जो कि ये दिखाते थे कि सनराइज का उस टाइम पे जो सूर्य की किरणों के हिसाब से या सूर्य के हिसाब से क्या देखा जाता था, कैलेंड्रिकल डिवाइसेस को देखा जाता था। ठीक है, वो सूर्य के किरणों के हिसाब से अपने मौसम को या समय को निर्धारित कर सकते थे। तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा दूरदर्शी और एक्टिव थे लोग प्री हिस्टोरिक टाइम के आसपास, जब मोहनजोदारो के टाइम की रिंग स्टोन्स मिले थे। उनसे ये पता चलता है कि वहाँ पहले के लोग भी एस्ट्रोनॉमी को अच्छी तरह से जानते थे। ऋग्वेदा स्पोक ऑफ ए ईयर ऑफ 365। ऋग्वेदा ने साल को 365 दिनों में बांटा है, और उस 365 दिनों को उसने 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनको हम साल बोलते हैं, मीन्स महीने बोलते हैं, सॉरी। एंड यूज्ड ए 5-year युगा टू रिकनसाइल द लूनर एंड सोलर ईयर। और 5 साल के युग को उन्होंने लूनर और सोलर ईयर के हिसाब से बताया है उसमें ऋग्वेद के अंदर। यानी ऋग्वेद ने क्या किया है, 365 दिनों को 12 हिस्सों में बांटा है और 5 साल में लूनर ईयर को रिकनसाइल किया है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद कंसिडर्ड ए लूनर ईयर ऑफ 354 डेज। यजुर्वेद ने लूनर ईयर जो यानी कि लीप ईयर होता है उसको 354 डेज का कहा है, और एक सोलर ईयर जो होता है उसको 365 डेज का कहा है। एंड डिवाइडेड द ईयर इनटू 6 ऋतुज। और सोलर ईयर जो होता है उसको 365 दिनों का बोला है यजुर्वेद ने, और 354 दिनों का बोला है लूनर ईयर को। और उन्होंने जो साल है उसको 6 ऋतुओं में बांटा है। 6 ऋतु मतलब 6 मौसमों में, जैसे सर्दी, गर्मी, पतझड़, इस तरीके के जो आपने सुना ही होगा 6 ऋतु होती हैं, तो उन्हें बांट दिया था। और सीजन्स ऑफ 2 मंथ। ठीक है। यजुर्वेद ऑल्सो गिव द फर्स्ट लिस्ट ऑफ 27 नक्षत्र और लूनर मैंसर। यजुर्वेद ने ही 27 नक्षत्रों के बारे में बताया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी भारत में कब से चली आ रही है, यजुर्वेद के टाइम से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे भारत की एस्ट्रोनॉमी के अंदर। ज्योतिष वेदांग टेस्ट एस्टैब्लिश सिस्टमैटिक कैटेगरीज इन एस्ट्रोनॉमी। जो ज्योतिष वेदांग टेक्स्ट थे, ज्योतिष से रिलेटेड जो वेद के टेक्स्ट थे, उन्होंने एक सिस्टमैटिक कैटेगराइज किया है एस्ट्रोनॉमी को। ठीक, सिस्टमैटिकली कैरेक्टराइज किया है एस्ट्रोनॉमी को। आर्यभट्ट वेरियस इन दिस एरा एंड हिज आर्यभत्तिया which dealt concisely but systematically with developments in mathematics and astronomy। आर्यभट्ट ने एक बुक लिखी थी जो आर्यभत्तिया है,
उसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को मैथमेटिक्स के साथ जोड़ा है और सिस्टमेटिकली उसके साथ डील किया है। His Aryabhatya is a concise text containing 121 verses. It contains separate section of astronomical definitions, methods of defining true position of the planet. आर्यभट्टिया जो उनकी आर्यभट्ट जी की जो बुक है उसमें 121 वर्सेस लिखे हैं उन्होंने, या 121 उन्होंने छंद दिया, वो दो ही लिखे हैं, जिसमें कि उन्होंने एक सेपरेट सेक्शन दिया है एस्ट्रोनॉमिकल डेफिनेशंस के लिए, और उन्होंने पोजीशंस जो है प्लैनेट्स की उनको भी सही तरीके से डिफाइन कर रखा है आर्यभट्टिया के अंदर। आर्यभट्ट डेविएटेड फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोनॉमी एंड गेव इट ए साइंटिफिक आउटलुक। आर्यभट्ट जो हैं उन्होंने वैदिक एस्ट्रोनॉमी से थोड़ा सा हट के एस्ट्रोनॉमी को एक साइंटिफिक आउटलुक दिया है, जिसकी वजह से आम लोगों तक और जो साइंटिफिक चीज़ों को मानते हैं उन लोगों तक एस्ट्रोनॉमी का जो बोलबाला है वो पहुंचा जा सके, या एस्ट्रोनॉमी का परचम लहराया जा सके। इसलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन केमिस्ट्री, इंडियन केमिस्ट्री कब से है और भारत के अंदर केमिस्ट्री का योगदान कब से रहा है, या केमिस्ट्री कब से रही है भारत के अंदर, ये इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। इंडियस वैली सिविलाइजेशन showed that peoples at the times for making pottery houses of baked bricks, so early chemistry of India began here. इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे वो पॉटरी बनाते थे, घड़े बनाते थे, और वो उनके जो घर थे वो बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे। जो आजकल हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं उसी तरीके की ब्रिक्स भी हुआ करती थी उस टाइम पे भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो उससे पता चलता है कि उस टाइम पे भी लोग केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से जानते थे। दे मेड फॉलोइंग थिंग्स, वो इन चीज़ों को भी बनाते थे। ग्लास स्लैग वर फाउंड इन कोल्हापुर, ग्लास को भी बनाते थे और ग्लास के जो स्लैग्स हैं वो कोल्हापुर में मिले हैं। पेपर, मेन सेंटर्स ऑफ पेपर मेकिंग वर सियालकोट, जफरवाद एंड मैसूर। वो लोग साबुन भी बनाते थे, पेपर भी बनाते थे। सोप नट्स ऑफ रीठा एंड शिकाकाई वर यूज्ड टू वॉश क्लॉथ। उस टाइम पे सोप नट्स जो थे, सोप के जो बार्स हैं वो किस चीज़ के बने हुए थे? रीठा और शिकाकाई के, जो कि कपड़े धोने के लिए काम आते थे। डाई जो लगती है कपड़ों में। अथर्ववेद हैज मेंशन नंबर ऑफ डाई स्टफ्स, अथर्ववेद ने बहुत सारे डाई स्टफ्स को मेंशन किया है। डाइज जो थे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से वो एक्सट्रैक्ट करते थे। कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स के रेफरेंस जो है एंशियंट लिटरेचर जो है संस्कृत व्रत संहिता के अंदर ही मिलता है। वो इंक भी बनाते थे। इंक पॉट वॉज फाउंड इन तक्षशिला एक्सकेवेशन, जब तक्षशिला की खुदाई हुई थी तो उस टाइम पे इंक पॉट्स भी मिले थे, स्याही के घड़े मिले थे। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम पे इंक भी बना करती थी। एल्कोहलिक लिक्विड्स, एल्कोहलिक लिक्विड्स के जो एविडेंसेस हैं वो हम वेदों के अंदर भी देख सकते हैं। तो इंडियन केमिस्ट्री बहुत पुराने समय से ही चली आ रही है भारत के अंदर। मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया, मैथमेटिक्स कब से है भारत के अंदर वो हम पढ़ने वाले हैं। हरप्पन टाउन प्लानिंग शोड पीपल्स पोजेस्ड गुड नॉलेज ऑफ मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी उसके अंदर जो टाउन प्लानिंग की थी लोगों ने, उससे ये पता चलता है कि उस टाइम के लोगों के पास बहुत अच्छी नॉलेज थी मेजरमेंट की और ज्योमेट्री की, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया था कि हर चीज़ को मेजर करके बनाया गया था। तो इसी पता चलता है कि उस टाइम पे उनकी जो मैथमेटिक्स थी वो काफ़ी अच्छी थी। इंडियन मैथमेटिक्स इज सपोज टू हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम शूल्वसूत्रास। जो इंडियन मैथमेटिक्स है वो शूल्वसूत्रा जो एक बुक है उससे ओरिजिनेट हुई है। 3 मेन कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द नोटेशन सिस्टम। जो इंडियन मैथमेटिक्स सिस्टम है उसने मैथमेटिक्स को नोटेशन सिस्टम दिया है, डेसिमल दिए हैं और जीरो का यूज़ बताया है इंडियन मैथमेटिशियंस ने। नोटेशंस एंड न्यूमेरिकल्स जो हैं वो यहाँ से वेस्ट की तरफ चले गए थे। जीरो वाज डिस्कवर्ड इन इंडिया, और ब्रह्मगुप्त की जो किताब है उसमें जीरो को एक नंबर की तरह मेंशन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स भारत में कब से है और कितना योगदान रहा है भारत की मैथमेटिक्स का पूरे वर्ल्ड की मैथमेटिक्स के लिए। आर्यभट्ट डिस्कवर्ड एलजेब्रा, आर्यभट्ट ने एलजेब्रा को डिस्कवर किया और उन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया, जिसकी वजह से ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति हुई। These discoveries in astronomy and mathematics led for further research and progress। जो ये सारे डिस्कवरीज उस टाइम पे हो रही थी एस्ट्रोनॉमी से रिगार्डेड या मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, उसने आज की जो मॉडर्न रिसर्च है उसको एक बढ़ावा दिया है या प्रोग्रेस किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आई वांट योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। अगला है एंशिएंट इंडियन कंट्रीब्यूशन टू फिजिक्स।
पुराने भारत का फिजिक्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम देखेंगे। फ्रॉम द वैदिक टाइम्स इंडियंस हैज़ क्लासिफाइड द मटेरियल वर्ल्ड इनटू 5 एलिमेंट्स। वैदिक टाइम से ही भारतीय लोगों ने जो इस मटेरियल वर्ल्ड है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसको 5 एलिमेंट्स या 5 तत्वों में विभाजित किया है। अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड ईथर। ईथर मतलब आकाश, धरती, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इसमें वेदों के अंदर भी इस चीज़ का मेंशन मिलता है कि 5 तत्वों से हमारा जो शरीर है वो बना हुआ है, या 5 तत्वों से दुनिया बनी हुई है। वो है धरती से, आकाश से, अग्नि से, हवा से और पानी से। ये सारे जो हैं ये फिजिक्स की यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। सिंस एंशियंट टाइम्स इंडियन फिलोसोफर बिलीव दैट एक्सेप्ट आकाश ऑल अदर एलिमेंट्स वर फिजिकली पल्पेबल एंड हेंस कंप्रेस्ड मिनिस्कल पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। एंशियंट टाइम्स से ही इंडियन फिलोसोफर जो थे वो ये बिलीव करते थे आकाश के अलावा जो बाकी के 4 एलिमेंट्स हैं वो फिजिकली पल्पेबल हैं और वो एक पार्टिकुलर मैटर से बने हुए हैं, मिनिस्कल पार्टिकल्स ऑफ मैटर से बने हुए हैं। ठीक है। दे टॉक्ड अबाउट परमाणुस एंड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट स्प्लिटिंग द एटम्स फॉर एनर्जी। उन्होंने परमाणु की भी बात की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि हम एटम्स को स्प्लिट करके जो हम न्यूक्लियर फ्यूजन देखते हैं, न्यूक्लियर फिशन देखते हैं, उसके हिसाब से उस टाइम पे भी लोग ये जानते थे कि न्यूक्लियर फिशन से हम एटम्स को तोड़ सकते हैं एनर्जी के लिए, जो आज के टाइम पे सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। तो ये एंशियंट इंडिया के अंदर ये लोग पहले से जानते थे। इन वैशेषिका जो एक बुक है इज़ वन ऑफ द 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम्स ऑफ एंशियंट इंडिया। जो वैशेषिका है ये वन ऑफ द 6 फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया है, जिसमें कंसेप्ट ऑफ परमाणु मिलता है। वैशेषिका सिस्टम आइडेंटिफाइज 9 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। वैशेषिका जो सिस्टम है उसने 9 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं। 6th टाइम को भी उन्होंने एक सब्सटेंस की तरह लिया है, स्पेस को भी उन्होंने सब्सटेंस की तरह लिया है, माइंड को भी सब्सटेंस की तरह लिया है और स्पिरिट को भी सब्सटेंस की तरह लिया है। तो वैशेषिका सिस्टम में 9 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं, जिसमें से 5 हमारे पंच तत्व हो गए, 6ठा टाइम हो गया, 7वां स्पेस हो गया, 8वां माइंड हो गया और 9वां स्पिरिट हो गया। सब्सटेंसेस हैव 24 डिफरेंट गुणास, मीन्स सब्सटेंसेस जो हैं उनके पास 24 डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब जो कि वाटर से रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है और फायर से रिलेटेड है। विस्कोसिटी जो है वो यूनिक होती है वाटर के अंदर ही, और ग्रेविटी अर्थ के अंदर। ये सारी जो डिफरेंट गुण्स हैं ये इन्होंने एंशियंट इंडियंस ने भी ये चीज़ पहले से ही जान चुके थे और उन्होंने ये चीज़ को बताया भी था। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, हीट एंड लाइट वर ऑल्सो डिस्कवर्ड। तो उन्होंने उस वक्त भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को, हीट की कैरेक्टरिस्टिक्स को और लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताया है, मेंशन किया है। और आज के समय में वो साइंटिफिक थ्योरीज की तरह इवॉल्व हो चुकी हैं। तो मीन्स आप समझ सकते हैं कि भारतीय सभ्यता के अंदर, भारतीय परंपरा के अंदर पुराने टाइम से ही फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स ले लो या एस्ट्रोनॉमी ले लो, उन सारे साइंटिफिक चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे आउटलुक से देखा था और उनकी बहुत अच्छी सोच थी इस चीज़ के ऊपर, और इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आज के युग में। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया डेट्स बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। एग्रीकल्चर, भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है या खेती बाड़ी है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही चली आ रही है। और ये मिला है खुदाई के दौरान कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो खेतीबाड़ी करती थी, और ये हड़प्पन्स के पहले भी खेतीबाड़ी होती थी। इंडिया हैज़ मोस्ट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल लैंड इन वर्ल्ड एंड इंडियंस मानसून इज नेचर्स एबंडेंट इरिगेटिंग सिस्टम। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उपजाऊ धरती है, और इंडियन का जो मानसून सिस्टम है, भारत का जो मानसून सिस्टम है वो सबसे बेस्ट सिस्टम है इरिगेशन के लिए, उपजाऊ ज़मीन को बनाने के लिए या धरती को पानी देने के लिए। तो इरिगेशन सिस्टम जो है मानसून, इंडिया का जो मानसून है वो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम की तरह काम करता है। इंडिया इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विद लार्ज नेटवर्क ऑफ पेरेनियल रिवर्स। भारत जो है बहुत सारे देश, भारत जो है नदियों का देश है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे पेरेनियल रिवर्स हैं जो कभी सूखते नहीं हैं। India has been an agricultural economy and civilization and has evolved a long, rich and diverse traditions of agricultural practices. इंडिया में पुराने टाइम से ही, भारत में पुराने टाइम से ही एग्रीकल्चर होता आया है, और उन्होंने खेतीबाड़ी के नए नए तरीके खोजे थे, नए नए तरीकों से नई नई खेतियाँ की हैं पुराने समय से ही। इन मिडिवल पीरियड, मध्यम पीरियड के दौरान, पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वर मोर और लेस द सेम एज दे वर इन एंशियंट टाइम्स। मिडिवल पीरियड तक एंशियंट टाइम से जो खेतीबाड़ी की जो रीति रिवाजें चली आ रही थी
वो सेम वैसे ही रही थी मिडिवल टाइम तक भी, लेकिन कुछ नई क्रॉप्स जो थी वो इंट्रोड्यूस हो गई थी भारत के अंदर। वो क्रॉप्स कौन कौन सी थी? राइस थी, बार्ली थी, मिलेट्स थे, पल्सेस थे, ऑयल सीड्स थे। ये सारी चीज़ें जो थी ये सब मिडिवल पीरियड के आसपास भारत के अंदर आई हैं। और टोबाको हो गया, तम्बाकू का प्रोडक्शन, चिल्ली हो गई, पोटैटो हो गए, गुआवा हो गए, ये सब भारत के अंदर 16 से लेकर 17 सेंचुरी के आसपास आए थे। उससे पहले बाकी और खेतियाँ होती थी, जैसे कि गेहूँ हो गया, ये सारी चीज़ें पहले होती थी। लेकिन मिडिवल पीरियड के दौरान भारत के अंदर इंट्रोड्यूस हुई राइस हो गई, बार्ले हो गई, सारी चीज़ें मिडिवल पीरियड के आसपास इंट्रोड्यूस हुए थे। और तंबाकू का प्रोडक्शन या चिल्ली को उगाना, पोटैटोज़ को उगाना, ये सब 16 से 17 सेंचुरी के बीच में आया था। इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन सिस्टम, वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स, राहत, चरस वर यूज टू लिफ्ट वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन। इरिगेशन के फील्ड में मीन्स खेतों को पानी के लिए जो पानी देते हैं, इरिगेशन सिस्टम जो होता है, मीन्स खेती बाड़ी में पानी लगाने के लिए जो सिस्टम यूज़ करता है उसे इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। तो उसके लिए कुएँ भी मिले हैं, टैंक्स भी यूज़ करते थे वो लोग, कैनाल्स भी बनाते थे। और वो ऑक्स का यूज़ करते थे, ऑक्सन का मीन्स बैल का यूज़ करते थे ताकि वो धरती से पानी को निकाल सकें। और जो बकेट वो यूज़ करते थे या बाल्टी जो यूज़ करते थे पानी निकालने के लिए, उसको चरस बोला जाता था। इन द मिडिवल पीरियड the system of land measurement and land classification was beneficial both to the rulers and to the tillers were introduced। मिडिवल पीरियड के टाइम तक जो लैंड मेजरमेंट का सिस्टम था, खेत को नापने का जो सिस्टम था वो आ चुका था, जिसकी वजह से जो खेत के जोतने वाले थे, टिलर्स जो थे या जो रूलर्स थे, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ था इससे। तो एग्रीकल्चर इंडिया यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। डिसीजेस क्योर एंड मेडिसिन वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अथर्ववेदिया। बीमारियों के बारे में और बीमारियों के क्योर के बारे में, बीमारियों के बचाव के बारे में या बीमारियों से राहत के बारे में और मेडिसिन के बारे में, दवाइयों के बारे में जो पहली चीज़ हमको मिलती है वो मिलती है अथर्ववेद के अंदर। ये मैंशनड है अथर्ववेद के अंदर। फीवर, कफ, ड्रॉपसी, सोर्स एक्सेट्रा वर मैंशनड। तो अथर्ववेद के अंदर जैसे कि फीवर हो जाता है, ये बीमारी है, कफ की बीमारी है, ड्रॉपसी की बीमारी है या कड़वापन की बीमारी है, ये सब अथर्ववेद के अंदर हमको मैंशन मिलती है। तक्षशिला एंड वाराणसी इमर्ज एट द सेंटर ऑफ मेडिसिन एंड लर्निंग। तक्षशिला और वाराणसी जो हैं ये उस टाइम पे सेंटर थे मेडिसिन और लर्निंग के लिए। टू इम्पोर्टेंट टेक्स्ट वर रिटन इन दिस फील्ड एज चरक संहिता बाय चरक एंड सुश्रुत संहिता बाय सुश्रुत। तो दो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो हैं भारत की सभ्यता के अंदर जो ये दिखाते हैं कि मेडिसिन भारत में पुराने समय से है, वो दो टेक्स्ट कौन से हैं? चरक संहिता है जो कि चरक जी ने लिखी थी, और सुश्रुत संहिता है जो सुश्रुत जी ने लिखी थी। सुश्रुत कौन थे? जिनकी वजह से आज सर्जरी जो है वो हो पा रही है, और सुश्रुत ने ही भारत के अंदर सर्जरी को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। प्लांट्स एंड हर्ब्स फॉर यूज फॉर मेडिकल पर्पसेस। जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जो थी ये मेडिसिनल पर्पस की तरह यूज़ की जाती थी उस टाइम पे, जो कि हमको मेंशन मिलती है चरक संहिता के अंदर। सर्जरी वाज ऑल्सो भी मैंशनड। जो सर्जरी थी वो भी मैंशनड है सुश्रुत संहिता के अंदर। और सुश्रुत जो है वो सर्जरी को इंट्रोड्यूस करने वाले पायनियर हैं। जिन्होंने सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया है वो कोई और नहीं, सुश्रुत जी हैं। उन्होंने 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मेंशन भी किया है, और उन्होंने ऑपरेशन कैसे किया जाना चाहिए इन मेथड्स को भी मेंशन किया है। बोन की सेटिंग अगर हड्डी टूट जाती है तो उस बोन को या हड्डी को कैसे सेट किया जाता है, उन्होंने अपनी बुक सुश्रुत संहिता में मेंशन किया हुआ है। चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता बिकेम द प्रेडिसेसर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मेडिसिन। यही दो बुक जो हैं, यही दो किताबें हैं जिनकी वजह से भारत के अंदर जो मेडिसिन का डेवलपमेंट हुआ है वो आज तक होता आ रहा है, इन्हीं दो किताबों के बेसिस पर। संघधरा संहिता रिकमेंडेड ओपियम यूज फॉर मेडिसिन। जो संघधरा संहिता थी उसने मेडिसिन का कैसे ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है ये बताया है। रसक संहिता सिस्टम डील्ड प्रिंसिपली विद द होस्ट ऑफ मिनरल मेडिसिन यूजिंग मेडिकल प्रॉपर्टीज़। और रस चिकित्सा संहिता सिस्टम जो है, रस चिकित्सा सिस्टम जो है, उसने बेसिकली किस चीज़ से मिनरल मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया है? उसने मिनरल मेडिसिन को इंस्टीट्यूट किया है जिनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ऐसी मेडिसिन जो कि मिनरल प्रॉपर्टीज से बनी हुई है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज से बनी हुई हैं, उनके हिसाब से डिजीज़ को क्योर करना ये रस चिकित्सा सिस्टम से हमको मिला है। तुहफत उल मोमिन वाज ए पर्शियन ट्रीटाइज बाय मोहम्मद मुनीन विच डिस्कस ओपिनियंस ऑफ फिजिशियन। तो
तुफ़त उल मोमिन जो थे, मोमिनीन जो थे, वो एक पर्शियन ट्रेडिस थे जिन्होंने जिनका जो एक तुफ़त उल मोमिन एक किताब है जो कि एक पर्शियन ट्रेटिस है जो कि मोहम्मद मुनी ने लिखी है, जिसमें फिजिशियंस के ओपिनियन के बारे में बताया गया है। यूनानी टिब ऑल्सो फ्लोरिश्ड इन इंडियन मेडिवल सिस्टम एज एन इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो यूनानी दवाइयाँ थी या यूनानी जो भी कल्चर था, यूनानी दवाइयों का कल्चर था, वो भारत के अंदर मेडिवल पीरियड के आसपास आया था। तो इस तरह से मेडिसिन का जो है बोलबाला हुआ एंशेंट इंडिया के टाइम से ही। एंशेंट इंडिया में चाहे आप मेटलर्जी देख लीजिए, चाहे आप मेडिसिन देख लीजिए, भारत सभ्यता हमेशा से हर चीज़ से अमीर रही है, प्रॉस्पेरस रही है, रिच रही है। चाहे मेडिसिन देख लेंगे आप, चाहे आप देख लीजिए फिजिक्स को, चाहे एस्ट्रोनॉमी को, चाहे मैथमेटिक्स को, चाहे केमिस्ट्री को, चाहे मेटलर्जी को देख लीजिए, ये सारी चीज़ें भारत में पहले से रही हैं। बस इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। अगला हम पढ़ते हैं मेटलर्जी कैपेबिलिटीज़ ऑफ पीपल इन एंशियंट इंडिया। मेटलर्जी कैन बी डिफाइंड एज एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, एलोइंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी साइंस है जिससे कि हम धरती के अंदर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, उनके एलॉयज़ बनाते हैं। एलॉयज़ मतलब 2 या 3 मेटल्स को मिला के एक अलग मेटल बना देना, और उन मेटल्स की एप्लीकेशन जो है उसको मेटलर्जी बोलते हैं। 7000 साल से इंडिया के अंदर मेटलिकल स्किल्स का बोलबाला रहा है। For over 7,000 years, India has had a high tradition of metallurgical skills. Glazed potteries, bronze, and copper artifacts found in Indus Valley excavation point towards a highly developed metallurgy. ग्लेस्ड पॉटरीज हो गए, ब्रॉन्ज मेटल हो गया, कॉपर के बने हुए कुछ आर्टिफैक्ट्स हो गए, बर्तन हो गए, ये सारी चीज़ें जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे खुदाई में निकली हैं, उनसे ये पता चलता है कि भारत पहले से ही मेटलर्जी के साइंस में अच्छा खासा रहा है। इन फर्स्ट सेंचुरी एडी मास प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एलॉयज लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज वर टेकिंग प्लेस। भारत के अंदर फर्स्ट सेंचुरी एडी से ही बहुत बड़े अमाउंट पे मास प्रोडक्शन हो रहा था मेटल्स का, जिसमें से सबसे मुख्य मेटल जो थे वो थे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और उस टाइम के लोग एलॉयज भी बनाते थे जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेंचुरी एडी से मिलती हैं, जो कि हमको एक्सकवेशंस के दौरान जो हम खुदाई कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो खुदाई हुई हैं, उनसे ये साफ साफ पता चला है कि उस टाइम के लोग मास प्रोडक्शन करते थे मेटल्स का और एलॉयज भी बनाते थे। हड़प्पन्स यूजेस मेटल आर्टिफैक्ट्स। जो हड़प्पन्स मेटल आर्टिफैक्ट्स को यूज़ करते थे, उनमें से कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया गया है या पता चला है जो खुदाई हुई है उनसे, एक्सकेवेशन से। वो है एरो हेड्स, बाणों के जो मुख होता है उस पर वो लोग क्या लगाते थे? मेटल लगाते थे। एक्सेस, कुल्हाड़ियों के लिए वो मेटल यूज़ करते थे। चिजल्स, छीलने के लिए। मैनी ब्रॉन्ज फिगराइंस वर अनअर्थ, और बहुत सारे ब्रॉन्ज के फिगर्स या आइडल्स अनर्थ हुए हैं। अनर्थ मतलब बाहर धरती से निकले हैं, जो उस टाइम के लोग यूज़ करते थे। हड़प्पन्स ऑल्सो यूज्ड गोल्ड एंड सिल्वर टू प्रोड्यूस अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स। हड़प्पन्स को, यानी कि पुराने एंशियंट इंडियन जो पीपल थे, उनको ये भी पता था कि गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाते थे वो लोग, ज्वेलरीज बनाते थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि उस टाइम के लोग कितने रिच थे मेटलर्जी में। इंडिया वाज ए मेजर इनोवेटर इन द फील्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 मेजर टाइप ऑफ आयरन, और उस समय से ही भारत 2 प्रकार के आयरन का प्रोडक्शन करने में सबसे ज़्यादा तगड़ा रहा है। इंडियन मेटलर्जिस्ट वर ऑल्सो फैमिलियर विथ जिंक, और इंडियन के जो मेटलर्जिस्ट थे, जो मेटल के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं, उनको मेटलर्जिस्ट बोला जाता है। वो जो थे वो फैमिलियर थे जिंक से भी। अगला इंपॉर्टेंट है वाटर मैनेजमेंट कैसा था भारत के अंदर। हड़प्पन पीपल हार्वेस्टेड एंड कंजर्व्ड वाटर एंड ऑल्सो मैनेज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो हड़प्पन पीपल थे, हड़प्पन लोग जो थे, वो पानी को हार्वेस्ट करना और उसको कंजर्व करना अच्छी तरीके से जानते थे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाना है ये भी वो अच्छी तरीके से जानते थे, जो कि उनकी सोसाइटीज़ को देख के, जो उनकी खुदाइयों के दौरान के जो घर वगैरह निकले हैं, ड्रेनेज सिस्टम को देख के आसानी से पता लगा सकता है। टू स्टॉप द कोलैप्स ऑफ वेल इनवर्ड, कोई भी कुआं अंदर की तरफ ना धंस जाए, इसलिए वो क्या करते थे? वो ट्रेपेजॉइड ब्रिक्स का यूज़ करते थे। बताइए उस टाइम पे वो ट्रेपेजॉइड ब्रिक्स यूज़ करते थे, कितने एडवांस रहे होंगे वो। इन द गंगेस वैली ए इफेक्टिव सोर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड रिजर्वॉयर्स वर फाउंड। गंगेस वैली के आसपास वो रिजर्वॉयर्स को इंटरकनेक्टेड रखते थे ताकि पानी की कमी ना हो। वो इतने ज़्यादा एडवांस थे। रिजर्वॉयर्स वर फेड बाय द चैनल फ्रॉम गंगेस। जो रिजर्वॉयर वो बनाते थे जहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता था, वो
कैसे बनाए जाते थे, उनको पानी कहाँ से आ जाता था, चैनल्स बनाए गए थे, कैनाल्स बनाए गए थे या चैनल बनाए गए थे जो कि गंगा नदी से आते थे। एंड देवर सच बिल्ड, और उनको इस तरीके से बनाया गया था कि अगर रिजर्वायर बाई चांस भर जाता है या पूरा भर जाता है तो जो उसका ओवरफ्लो पानी है वो वापस गंगा में जा सके। तो कितना अच्छा वाटर मैनेजमेंट रहा होगा इंडिया के अंदर। दे बिल्ड वेल्स, उन्होंने कुएं भी बनाए थे, डैम्स बनाए थे, जैसे कि कलानाई डैम है जो आप आज के युग में भी देख सकते हैं, कलानाई डैम। देयर वर विलेज पॉन्ड्स, उन्होंने विलेज पॉन्ड यानी कि जो हम कहते हैं कि भारत जो गाँव के अंदर पॉन्ड्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे तालाब मिल जाते हैं, वो उस टाइम से ही थे। एंड दे ऑल्सो यूज मेथड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, और उनको ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के मेथड्स भी पता थे। तो वो कितने ज़्यादा एडवांस रहेंगे आप सोच सकते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से भी देखें तो एंशिएंट इंडिया, भारत का जो सभ्यता है, भारत के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लाए हैं इस मामले में भी। अब बात करते हैं हम टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, कपड़े से जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में कैसी रही है ये हम देखेंगे। वेद जो हैं रेफर करते हैं वेरियस टाइप ऑफ गारमेंट्स को। वेद्स रेफर टू वेरियस टाइप्स ऑफ गारमेंट्स एज वेल एज फैब्रिक्स। वेद के अंदर हमको बहुत सारे गारमेंट्स के बारे में पता चलता है और बहुत सारे फैब्रिक्स, धागों के बारे में पता चलता है, सच एज वूल हो गया, सिल्क हो गया, और वीविंग लूम्स के बारे में पता चलता है कि उस टाइम पे लोग वीव भी करते थे या बुनते भी थे। अजंता पेंटिंग्स, अजंता में जो पेंटिंग्स हैं आर ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन क्लोथ्स फॉन्ड सम 2000 ईयर्स अगो। अजंता पेंटिंग से ये हमको ये पता चलता है कि 2000 साल पहले लोग किस तरीके से कपड़े पहनते थे। ये अजंता पेंटिंग्स के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंडिया वॉज ए मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ टेक्सटाइल्स, इंडिया जो था एक मेजर एक्सपोर्टर था टेक्सटाइल के फील्ड में। कॉटन और सिल्क जो थे वो रोमन एम्पायर के टाइम पे ही क्या किए जाते थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे। सम ऑफ इंडियन स्पेशलिटी इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल आर, इंडियन स्पेशलिटीज़ जो हैं टेक्सटाइल की फील्ड में वो कौन कौन से हैं, मुस्लिन हो गया, कैलिको हो गया, चिन्स हो गए, ये सारे क्या हैं, ये फैब्रिक्स हैं। इन सब की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो इंडियंस के पास थी उस टाइम से। टू इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज एसोसिएटेड विद टेक्सटाइल्स आर वीविंग एंड डाई टेक्नोलॉजी। जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज थी टेक्सटाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल की फील्ड में, जो भारत के अंदर उससे पुराने वक्त से थी या एंशिएंट इंडिया के टाइम से ही थी, पुराने भारत के टाइम से ही थी, वो कौन कौन सी हैं, वीविंग यानी कि बुनना और डाइंग या कपड़ों पे कलर करना। ये दोनों टेक्नोलॉजीज पुराने समय से ही भारत में अच्छी तरीके से थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री से देख लो या मेडिसिन की इंडस्ट्री से देख लो, तो भारत के अंदर से ट्रेड हमेशा से अच्छी तरीके से रहा है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम भारत में पुराने समय से रहा है, क्योंकि जो मेजर एक्सपोर्ट सिटीज़ थी वो कौन कौन सी थी, उज्जैन थी, मथुरा हो गई, तक्षशिला हो गई और पटना हो गई। ये सारे जो हैं ये मेजर ट्रेड सेंटर्स थे या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के सेंटर्स थे पुराने समय से ही। पुराने समय से ही भारत में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता था। वो भारत के लोग जो थे वो बाहर की लोगों के लिए क्या करते थे, टेक्सटाइल को इम्पोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे सॉरी, और मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से उनकी अच्छी चीज़ों को इम्पोर्ट भी करते थे। तो ट्रेड भारत में पुराने समय से ही अच्छा रहा है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आप 5th यूनिट का भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो। थैंक यू गाइज अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब यार, वी नीड योर सपोर्ट, और आपकी सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू।